सना उसके पास आई, एकदम से उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आप चाचा जान के सामने मेरे बारे में गलत बातें करें? आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे चाचा जान से कितनी डांट पड़ी है। वो सिर्फ मेरे क्लास फेलो हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर आरिफ ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। खबरदार, आज के बाद कभी मेरे कमरे में बेतकल्लुफी से दाखिल होने की कोशिश की। उसने सना को घूरते हुए कहा। क्यों ना हो, बताएं मुझे। हाँ, क्यों ना हो? आप अपने आप को समझते क्या हैं? वो आज हमेशा की तरह उसका गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसे आरिफ से चिढ़ होने लगी थी। वो बचपन की उसकी मनकूहा थी और बचपन से ही उसे बर्दाश्त करती आई थी। आज आरिफ की बेरुखी देखकर उसका पारा चढ़ गया था। उसने सना के कंधों से पकड़कर उसे पीछे वाली किताबों की अलमारी के साथ लगा लिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम लड़कों के साथ रात गए तक यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम करती रहोगी और मैं खामोश रहूंगा? एकदम उसने सना के हाथ में थामी हुई फाइल दबोची। क्या कर रहे हैं आप? सना कभी आरिफ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। बताओ, क्यों आधी रात को मेरे कमरे में आई हो? पहले भी मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि रात गए मेरे कमरे में मत आया करो, आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा। सना ने आरिफ के सीने पर हाथ रखते हुए खुद को दूर करने की कोशिश की। आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। छोड़िए मुझे, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने आरिफ को दूर करना चाहा, मगर आरिफ ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर वो हंसने लगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे अक्खड़ इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का। आप क्या इस रिश्ते को खत्म करेंगे? मैं खुद इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगी और आरिफ को लगा था वो उसके सामने माफी मांगेगी, मगर उसने तो आरिफ की सोच के बरअक्स जवाब दिया। ये सुनकर आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे सोफे की तरफ धकेल दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? सना ने आरिफ को अपनी कमीज के बटन खोलते देखकर इनकारी अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा। वही कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहते हुए वो उसके करीब आया। आरिफ, क्या कर रहे हैं? वो पीछे हटती हुई बिल्कुल दीवार के साथ लग गई। उसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिया। आरिफ ने अपनी कमीज उतारकर दूर फेंकी तो उसने फौरन अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिए। आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा तो वो सीधा आरिफ के सीने से आ लगी। आरिफ ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। आरिफ, छोड़िए मुझे, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, मगर वो उसके बालों को सहलाता और उसके ऊपर झुका हुआ था। वो बेबसी से अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसने चादर को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। वो उसके ऊपर अपनी बेचैनी का इजहार करने लगा। वो खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी। सना को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा कसूर किया था जिसकी सजा उसे आरिफ यूं दे रहा था। मैं चाची जान को आपके बारे में बता दूंगी, छोड़ो मुझे। वो अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई और वो उस पर साया फुगन हुआ, वो सांस लेना भूल गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई, वो बगैर किसी रस्म के ही उससे उसका सब कुछ ले चुका था, और साथ ही ये भी कह चुका था वो कभी भी अपनी जिंदगी में उसे कबूल नहीं करेगा। फजर की आजान की आवाज उसके कानों से टकराई। वो बिस्तर से लेटी बस छत को घूर रही थी। उसकी कनपट्टियों से आंसू बह रहे थे। आरिफ ने उसे देखा। यहां क्यों पड़ी हो? जाओ अपने कमरे में, और खबरदार तुमने घर वालों में से किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी जान की कोई जमानत नहीं है। मैंने तो मानना ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। ये कहते हुए आरिफ बाथरूम की तरफ चला गया। सना ने गर्दन मोड़कर जाते हुए आरिफ को देखा और फौरन उठी। उसने नीचे जमीन पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और बेजान वजूद के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे का दरवाजा खुला तो उसे हर चीज घूमती हुई महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था वो महज मजाक के मूड में आरिफ के कमरे में गई थी। उसे छेड़ना चाहती थी जैसे वो हमेशा करती आई थी। वो उससे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना टूट के चाहती थी। वो तो कभी उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। आंखों से आंसू बहने लगे।
وہ سیدھا باتھ روم میں گئی۔ اس نے شاور آن کیا اور کپڑوں سمیت شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو نے اس کے رخسار تر کیے۔ جب وہ باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان گنت نشانات اس کی گردن پر بنے ہوئے تھے۔ اس شخص کی جاری حد اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں عارف نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ فجر کی نماز کے بعد وہ نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اس نے اچھی طرح اپنے سر پر دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ وہ عام طور پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی۔ ثنا بیٹا، آج کالج نہیں جانا؟ اس کے چاچا جان تیمور نے پوچھا۔ نہیں چاچا جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، تمہارے پروجیکٹ کے آخری دن ہیں، تمہیں چھٹی نہیں کرنی چاہیے، چاچی جان نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بچی کو آرام کر لینے دو، چاچی جان نے نرمی سے کہا۔ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ خالہ روبینہ نے پوچھا، مگر اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے وجود میں کس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور عارف مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور عارف بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ کمرے کو لاک لگانے لگی۔ کمرے کو لاک کیوں لگا رہی ہو؟ اس سے آج پہلی بار عارف سے اتنا خوف محسوس ہوا۔ عارف ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے گرد دونوں بازو رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، خبردار، میں ایک بار پھر تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر گھر والوں میں سے کسی کے سامنے تم نے زبان کھولی یا میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی، تمہیں تو پتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب جھکا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوا، اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عارف کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ یوں ہی الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے گھر میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ گھر میں ان دونوں کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ بار بار عارف اس سے کہتا تھا، تم خود اپنے چاچا جان سے کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، جبکہ ثنا خاموش ہو جاتی۔ دن گزرنے لگے۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلا اور عارف اندر داخل ہوا۔ اتنے دنوں سے یہ جو تم اتنی بری حالت میں گھوم رہی ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ثنا نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ خبردار، آج کے بعد آپ نے مجھے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں اس رشتے کے لیے انکار کروں۔ میں کیوں انکار کروں؟ جب آپ اپنے سارے حق لے چکے ہیں، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، تو پھر کیوں میں آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دوں؟ ہاں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں کسی اور مرد کی زندگی میں شامل ہوں؟ وہ مجھے بد کردار سمجھے؟ وہ غصے میں چلاتی ہوئی بولی۔ اس کے چلانے پر عارف کہنے لگا، تم سوچ لو، جو اس رات میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اس سے زیادہ شدید اور جنونی ہو سکتا ہوں میں۔ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ انہیں بولو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ثنا نے انکاری انداز میں سر ہلایا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ عارف نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ نہیں کروں گی تو پھر شادی کی رات جو میں تمہارے ہوش اڑاؤں گا، اس کے لیے تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثنا وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن چاچا جان اور خالہ کہنے لگی، اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو بھیج دیا گیا۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک عارف نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑیے مجھے، خبردار آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ عارف نے ضد میں آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ خبردار، آج کے بعد آپ نے ایسے میرے ہاتھ چومے تو آپ کی مونچھیں مجھے چبھتی ہیں۔ تیار رہنا، یہ کہاں کہاں چبھیں گی، اس کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی معنی خیز بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یاد رکھنا، 2 دن بعد تک خود تم طلاق مانگ لو گی، میں تمہارے ہوش ایسے اڑاؤں گا۔ وہ بار بار اسے ڈرا رہا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دونوں شاپنگ مال پہنچ گئے۔ عارف نے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی۔ شاپنگ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ شادی سے بہت خوش ہیں، ثنا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خوش نہیں ہوں، لیکن تمہیں خوبصورت تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی پسند کا لہنگا لیا ہے تمہارے لیے،
जब पहली रात तुम ये पहनकर मेरे पास आओगी और मैं इस लहंगे को नोच नोच कर फेंक दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? सना का दिल उसकी बात सुनकर धड़कना बंद सा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। देखो, अभी तुम इससे डर रही हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, आरिफ ने कहा ड्राइविंग करते हुए। उसने एक बार फिर सना का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सना ने खूनख्वार निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, खबरदार आपने मुझे छुआ तो। शादी के बाद वाले काम तो सारे मैंने शादी से पहले ही कर लिए हैं, अब भी तुम्हें मुझसे इतनी शर्म आ रही है? उसकी बात सुनकर सना ने कहा गाड़ी रोकिए। वाकई उसके चेहरे पर फौरन पसीने आ गए। उससे कुछ हो रहा था। क्या हुआ? इस बार आरिफ भी थोड़ा परेशान हुआ। उसके चेहरे की बेरंगी देखकर उसने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर उसे सांस नहीं आई तो वो गाड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा में सांस लेने लगी। अचानक उसे उल्टी होने लगी। वो सड़क के किनारे खड़ी मुसलसल खांसे जा रही थी। आरिफ ने पानी की बोतल दी। पानी पी लो। उसने बामुश्किल पानी हल्क से उतारा, मगर उसे सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो नीचे बैठ गई। आरिफ इस बार थोड़ा परेशान हुआ। उसे अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक हो? उसकी पीठ सहलाने लगा। सना ने इनकारी अंदाज में सर हिलाया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चलो अस्पताल चलता हूं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे वापस घर ले चलें। देखो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। उसे लाकर बामुश्किल गाड़ी में बिठाया। अब वो होशो हवास खो रही थी। सना, सना, तुम्हें क्या हो रहा है? आरिफ परेशान हो गया। उसे एक हाथ से अपनी गोद में सहारा दिया और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाने लगा। बार बार उसके गाल को थपथपाता रहा, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमल में ऐसा हो जाता है। हमल? आरिफ जेरे लब बड़बड़ाया। हाँ जी, आपको नहीं पता था? आप इनके क्या लगते हैं? जी, ये मेरी अहलिया है। उसे बहुत हैरत हुई थी। वो सना के पास आया। सना अजीब नजरों से उसे देख रही थी। देख लिया आपने अपनी हरकत का नतीजा, सना ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा तो क्या है, नॉर्मल है, होते हैं बच्चे। आपको मालूम है, जब ये बात घर वालों को पता चलेगी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। जो भी सोचेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए उसने उठने का इशारा किया। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां लेकर वो बार बार सना को देख रहा था। आरिफ ने तो यही सोचा था कि वो शादी की रात ही सना को छोड़ देगा, मगर अब इस खबर ने उसे परेशान कर दिया था। दिन गुजरने लगे। आखिर मेहंदी का दिन आ गया। मेहंदी की तकरीब के बाद जब वो कमरे में आई तो पीछे से आरिफ भी आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। आपको कोई बात करनी थी? उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, मेरी बात सुनो। उसके बाजू से पकड़कर लाकर उसे बिस्तर पर बिठाया। मैं तुम्हें अभी कहीं लेकर जाना चाहता हूं। सना की पेशानी पर बल पड़ गया। कहां ले जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम इस्तकाते हमल करवा लो। यह सुनकर सना के चेहरे पर हैरत और गम के बादल छा गए। आप क्या फजूल बात कर रहे हैं? आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर वो सर हिलाता रहा। हाँ, जानता हूं, वही कह रहा हूं जो इस वक्त ठीक है। कल हमारी शादी है। हाँ जानता हूं, लेकिन अभी बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। आरिफ तो यही चाहता था कि इस बच्चे को खत्म करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। उसकी बात सुनकर सना ने सर हिलाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और खबरदार, आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। आपको जरा शर्म नहीं आती? ये कौन सी नाजायज औलाद है? आरिफ ने उसके बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे औलाद नहीं चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसके चिल्लाने पर सना ने तमाचा उसके मुंह पर मारा। मैंने नहीं कहा था आप मेरे पास आए, मेरे करीब आए। आपने खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ ताल्लुक बनाया था, और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूं? शर्म करो। अगर आपने दोबारा मुझे ऐसा कहने की कोशिश की तो मैं सारे घर वालों को आपकी हकीकत बता दूंगी। सिर्फ इस वजह से मैं खुश हूं कि साथ ही हमारी शादी की बात हो गई थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी घटिया बात की तो मैं सबको बता दूंगी। आरिफ कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो कल रात मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, मैं आपसे जरा भी नहीं डरती। आरिफ उसके करीब हुआ। फिर तैयार रहना, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी से निकल जाओगी।
یہ کہتا ہوا وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ ثنا جانتی تھی عارف نے جو کہا تھا وہ کرے گا۔ اگلے دن وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بے سکونی میں اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور جبرن آنکھیں بند کر لی۔ آنسو اس کے گالوں پر آ گئے۔ بچپن سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، نکاح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی یہ لڑائی اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی میں لکھا ہوا عارف کا نام دیکھا۔ وہ تو عارف سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن عارف اس سے سچ میں نفرت کرتا تھا۔ اس چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ سارا دن رسموات ہوئی، اس نے ہر لمحہ عارف کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کو دیکھا، جس سے اسے خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب اسے عارف کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ عارف کی سیج سجائے بیٹھی تھی، پورا وجود ڈر سے لرز رہا تھا۔ اس نے کافی دیر تک عارف کے آنے کا انتظار کیا۔ اب تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہی لہنگا پہنا ہوا تھا جو عارف نے اپنی پسند کا لیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جویلری اتارنی شروع کی، اپنے دوپٹے کو پلکوں سے آزاد کیا اور میک اپ صاف کرنے لگی۔ چینجنگ روم سے چینج کر کے باہر آئی۔ وہ مکمل طور پر میک اپ سے پاک سادہ حلیے میں آنے پر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عارف جو سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی بستر پر دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اسے یوں بغیر میک اپ کے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ کمرے کو لاک لگاتا ہوا ایک قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میک اپ کس کے کہنے پر اتارا ہے؟ عارف نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عارف کی بات سن کر وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ میری کون سی آپ کے ساتھ محبت کی شادی ہے کہ میں آپ کے لیے سج کر بیٹھتی؟ ویسے بھی جو کل آپ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اس کے بعد تو میں آپ کے لیے سجنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر کی طرف جانے لگی۔ جب عارف نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھا عارف کے سینے سے آ لگی۔ اس کے گرد مضبوطی سے بازو کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے دبایا۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور ہونے لگی، مگر عارف قریب ہوا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس پر جھک گیا۔ جیسے ہی الگ ہوا، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تم پہلے ہی میرے ساتھ بہت غلط کر چکے ہو، خبردار اب تم نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ روتے ہوئے سر ہلاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بے قابو آنسو بہ رہے تھے، مگر عارف چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ کہاں اس کی بات سننے والا تھا؟ میں نے کہا تھا نا، تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا تھا میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میرے حصے کی محبت، پیار، سب کچھ تمہیں ملا ہے۔ میری ہر چیز پر تم نے حق جتایا، اب تم میری زندگی پر بھی اپنا حق جتاؤ گی؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اور آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عارف کو اس سے نفرت کیوں تھی۔ صرف اس وجہ سے تھی کہ اس کے حصے کی محبت بھی ثنا کو مل گئی تھی، اور عارف اس کا بدلہ اس سے لیتا آیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس چیز کا خیال کرو۔ وہ غصے میں بولی۔ عارف طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، میں نے کہا تھا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تمہیں شوق تھا نا، تم پالو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ وہ روتے ہوئے سر ہلاتی ہوئی بار بار عارف کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر عارف قریب ہوتا رہا۔ صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا، خالہ روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، آدھی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا، وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے آئی تو بستر کے پاس نیچے زمین پر ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ثنا کی طرف دیکھا، بالکل بکھرا ہوا حلیہ، بکھرے ہوئے بال۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور فوراً اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ثنا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ثنا، انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، مگر ثنا اب بھی ویسی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ ان کی باہوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔
खाला के चिल्लाने पर आरिफ बाथरूम से बाहर आया और जल्दी से सना के पास आया। उसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में समेटकर बिस्तर पर लिटाया। खाला रुबीना ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। तुझे शर्म नहीं आती? इसका क्या हाल कर दिया है? चाचा जान भी कमरे में आकर अपने बेटे को देखने लगे, फिर अगले ही लम्हे अपनी भतीजी की तरफ देखकर कमरे से बाहर चले गए। गुस्से में, देखो तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। अम्मा, क्या हो गया आप लोगों को? कुछ भी नहीं हुआ, आप बाहर चलें, मैं उसे देख लेता हूं। उसने खाला रुबीना और सबको कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ उसके पास आया। अब उसे एहसास हो रहा था कि रात को शायद उसने कुछ ज्यादा ही बुरा सलूक किया था। वो सोचने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। आहिस्तगी से उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर पानी छिड़का। वो उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था, कहीं उसके हमल का पता न चल जाए। उसने आंखें खोलकर देखा तो आरिफ उसके पास परेशान बैठा हुआ था। उसके गालों को थपथपाने लगा। वो जैसे ही होश में आई, उसने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया था। सना हैरान रह गई उसकी इस हरकत पर। कल तक तो उसे इतनी तकलीफ देने के बाद अब उसे अपने सीने से लगाना। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम ठीक हो? वो बार बार पूछ रहा था। सना ने एकदम से उसे खुद से दूर धकेल दिया। मुश्किल उठकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। जब वो वापिस आई तो दोनों नीचे आए। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। चाची जान ने कहा, रात वलीमे की तकरीब के इंतजाम करवा रही हूं। ये कहते हुए वो वहां से उठकर चली गई। नाश्ता करने के बाद दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। रात वलीमे की तकरीब में भी उसने आरिफ को एक बार बुलाया तक नहीं था। फोटो शूट के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर एक दूसरे को देखते ही दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। जब वो वापस कमरे में आई और झुककर अपनी हेल्स उतारने लगी तो वो भी कमरे में आ गया। मैंने कहा था आज तुम ऐसा ना करो कि मेरे आने से पहले ही सब कुछ उतार कर बैठ जाओ। मैंने इतनी शौक से तुम्हारे लिए लहंगा लिया था और मुझे देखना भी नसीब ना हुआ। हमारी कौन सी मोहब्बत की शादी है कि आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर वो कहने लगा, मोहब्बत की शादी नहीं है, लेकिन कपड़े तो सारे मैंने ही तुम्हारे लिए अपने शौक से लिए थे। कम से कम तुम्हें पहने हुए तो देखना चाहता था ना, तुम कैसी लगती हो। उसकी बात सुनकर वो बोली, अच्छा हुआ कि आपको नहीं दिखाया, आज भी मेरा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जब आरिफ ने उसको बाजू से पकड़कर खींचा तो वो सीधा उसके सीने से लगी। उसके गिर्द बाजुओं का हसार कायम करते हुए कहने लगा, कल सुबह हम हनीमून के लिए निकल रहे हैं। चाचा जान ने हमारी टिकट बुक करा दी है। यह सुनकर उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। आप पागल हो गए हैं? एकदम से उसे खुद से दूर धकेल दिया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सफर से मना किया है। मैं तो ले जाना चाहता हूं। चाचा जान ने बहुत जिद की है। वो कह रहे हैं कि शायद हम दोनों साथ वक्त गुजारेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। उसकी बात सुनकर वो इनकारी अंदाज में सर हिलाते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। चेंज करके वो बाहर आई और दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। वो कितनी देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा वो खुद नहीं जानता था। कल रात तक वो उससे नफरत करता था। आज सुबह क्या हो गया था उस लड़की के लिए? वो जानता था सना उससे मोहब्बत करती है, बहुत टूट कर चाहती है। एकदम से उसके करीब हुआ और उसे अपने हसार में ले लिया। वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। अगर वो जाग रही होती तो जरूर उसे धकेल देती। अगले दिन सुबह सुबह वो जिद पर अड़ गई कि वो आरिफ के साथ नहीं जाएगी। खाला रुबीना, चाचा जान सब ने उसे बहुत मनाया, तब जाकर वो तैयार हुई। सारा रास्ता वो खामोश रही। वो उससे बात करना चाहता था मगर वो खामोश रही। मरी के ठंडे मौसम में गाड़ी से उतरते ही वो कपकपाने लगी। उसने होटल के सामने गाड़ी रोकी और उसे निकलने का इशारा किया। वो ठंड से कांपती हुई बाहर निकली। बर्फबारी हो रही थी। जल्दी से उसके साथ अंदर आ गई। आरिफ ने खाना ऑर्डर किया। वो कमरे में हीटर ऑन करके सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। जब वो खाना लेकर कमरे में दाखिल हुआ और सामने टेबल पर खाना लगाने लगा। वैसे ये काम बीवी का होता है, शौहर का नहीं। तो शौहर को हनीमून मनाना पड़ रहा है तो शौहर ही देखे। ये कहते हुए वो मजा लेकर चाय पी रही थी। मुझ बेचारे को भी दे दो,
वो उसके हाथ से चाय का कप ले रहा था। मेरी चाय मुझे वापस करें, वो गुस्से में बोली, मगर वो चाय के घूंट लेने लगा। मेरी है। वो उसके हाथ से बाकी चाय छीन चुकी थी और खुद पीने लगी थी, साथ ही खाना खाने लगी। वो भी बैठा खाना खा रहा था। स्टीम्ड सब्जी का आखिरी टुकड़ा उसने उठाया। ये मेरा है, वापस करें। तुम अपने हिस्से की सारी खा चुकी हो। क्या मतलब? मैं सारी खा चुकी हूं? आप भी अपने हिस्से की सारी खा चुके हैं। मैं भी खा चुकी हूं। तो फिर ये किसका है? ये हमारे बेबी का है, इसलिए मैं खा रही हूं। उसने फौरन खाना शुरू किया और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। बेबी का बिल्कुल नहीं है, इधर वापस करो, मेरा है। जी नहीं, ये हमारे बेबी का है, इसीलिए मैं खा रही हूं, वो हंसते हुए बोली। और वो उसके होंठों की मुस्कुराहट देखने लगा। वो शरारती थी। उसे हमेशा उसकी शरारतों से चिढ़ होती थी। उसे गुस्सा आता था, मगर आज नहीं आया। एकदम से वो उसके करीब हुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए उससे पीछे धकेल दी। मेरे साथ ड्रामेबाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। दूर रहें मुझसे, उसे आंखें दिखाते हुए बोली। वो जानती थी वो आरिफ से मोहब्बत करती है। जब भी वो उससे मोहब्बत से बात करेगा वो फौरन माइल हो जाएगी, मगर अब भी वो उसे थोड़ा नखरे दिखाना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। उन दोनों की सुबहें एक दूसरे को छेड़ते हुए गुजरती थी। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ की कि अब ये लड़ाइयाँ भी प्यार में बदलने लगी थी। आधी रात को वो अपने लिए किचन में खिचड़ी बना रही थी जब अचानक आरिफ ने आकर उसे पीछे से बाजू में ले लिया, अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। वो फौरन मुड़कर उसे देखने लगी। उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की। उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटने लगी। कोई नहीं कह सकता कि एक हफ्ते पहले तक जो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे, आज उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। एकदम से उसे बाजू में उठा लिया। मेरी चाय जल जाएगी, उतारे मुझे। नहीं उतारूंगा। वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। जैसे ही उसे नीचे उतारा वो फौरन चाय के पास आ गई। हाँ, चाय के लिए तो जान जाती है तुम्हारी। जितनी चाय से मोहब्बत करती हो उतनी मुझसे भी कर लो ना। नहीं करनी मैंने आपसे मोहब्बत। अच्छा ठीक है, मत करो। मैं तो अपने बेबी से मोहब्बत करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी। वो करीब होने लगा। खबरदार मेरे पेट पर हाथ लगाने की कोशिश की। आपका कोई काम नहीं है बेबी को या मुझे छूने का। हिरासमेंट का केस करवा दूंगी आप पर। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली और उसने उसकी उंगली पकड़कर बोसा दे दिया। उसकी हरकत पर बेसाख्ता वो हंसने लगी। चलिए बाहर घूमने चलते हैं। वो लाड से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, इतनी रात को कहाँ घूमने जाना है? मैं नहीं कह रही, आपका बेबी कह रहा है। वो शरारती अंदाज में बोली, ये बेबी के आप मुझसे बहुत काम करवा रही हो। उसके गाल को खींचते हुए बोला। वो दोनों बाहर निकले। सड़कें सुनसान थी, बर्फबारी हो रही थी। इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी शादी की पहली रात बर्बाद कर दी थी। वो गुस्से में आकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने इससे पहले भी आपको बर्बाद किया था। वो बेसाख्ता उसे वो रात याद दिला गया और उसके होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल ना सकी। बेसाख्ता उसकी आंखों में नमी आ गई। हाँ, वाकई आपने मुझे बहुत तकलीफ दी थी और उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गाड़ी रोकिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो गाड़ी रोकने लगी। अच्छा, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? चलो चली जाओ। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये कहते हुए उसने गाड़ी रोक दी और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वाकई आपको इतना गरूर है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती? हाँ, मुझे है इस चीज पर। मुझे वफादार बीवी मिली है। वफादार नहीं मिली, मैं बेवफा हूं। मैं आपको छोड़कर जा सकती हूं। यह कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। कहाँ जाना है? मैं इंतजार कर रहा हूं। जहां तक जाना है चली जाओ। ये कहते हुए वो अपने सीने पर बाजू बांधे गाड़ी की सीट पर टेक लगा गया। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई और वो यूं ही गाड़ी में बैठा मोबाइल चलाने लगा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। उसने देखा आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक वापस नहीं आई थी। इस बार वो परेशान हुआ। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। वो कहाँ चली गई थी? वो हर जगह उसे तलाश करने लगा। बर्फबारी तेज हो गई थी।
وہ ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، لمبی سڑک پر اسے دور دور تک وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی مگر وہ سامنے نہ مل سکی۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ اس کے نمبر پر کال کی تو اس کا موبائل گاڑی میں ہی پڑا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرتے ہوئے وہ ایک سڑک کے کنارے بنی جگہ کی طرف گیا۔ اچانک اس کی نظر برف پر پڑے ہوئے اس وجود پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ وہاں گری پڑی تھی، شاید اسے ٹھوکر لگی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا۔ آنکھیں کھولو ثنا۔ ثنا۔ وہ پاگل ہونے لگا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، فوراً اسے گاڑی میں لے گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا۔ اسے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے میں لایا، ہیٹر آن کیا، اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس سے اپنی سانسیں دینے لگا۔ جیسے ہی الگ ہوا اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو نا میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں کہوں گا مجھ سے دور چلے جاؤ۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا، اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ جب ہوش میں آئی تو اس کے سامنے بیٹھے عارف کو دیکھا، روتے